सोचिए, एक देश को अपना नया नया संविधान मिलता है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उसे बदलने की नौबत आ जाती है। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, भारत के संविधान के पहले संशोधन की कहानी। तो बात है 1951 की। भारत एक बिल्कुल नया गणराज्य, हाथ में एक एकदम नया संविधान। पर जानते क्या, कागज पे लिखे बड़े बड़े आदर्श और देश चलाने की जो असलियत थी, उसके बीच ना एक खाई बनती जा रही थी। एक बहुत बड़ा टकराव हो रहा था। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब जिस संविधान को लोगों की आजादी की गारंटी देने के लिए बनाया गया, वही अचानक सरकार के रास्ते का रोड़ा कैसे बन गया, वो भी सुधारों के रास्ते का। अच्छा, तो चलिए समझते हैं कि असल में दिक्कतें थीं क्या। उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार के सामने मोटे तौर पर 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, भूमि सुधार। सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी, पर अदालतें कह रही थी कि ये तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और कानून रद्द। दूसरी चुनौती थी बोलने की आजादी। ये इतनी ज्यादा थी कि सरकार को लगा, अरे इससे तो देश की सुरक्षा को ही खतरा हो सकता है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, सामाजिक न्याय। सरकार आरक्षण जैसी नीतियां लाना चाहती थी, पर वहां भी संविधान आड़े आ रहा था। तो अब सरकार करे तो करे क्या? एक तरफ सुधारों का वादा, दूसरी तरफ अदालती रोक। इसी मुश्किल को देखते हुए सरकार एक नतीजे पर पहुंची। खुद प्रधानमंत्री नेहरू के शब्दों में कहें तो कठिनाइयां उत्पन्न हुई और संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया। मतलब रास्ता एक ही था, संविधान को बदलना। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन का। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि उन सारी चुनौतियों का एक बहुत सोचा समझा और निर्णायक जवाब था। तो सबसे पहले हाथ लगाया गया बोलने की आज़ादी पर। इस संशोधन ने एक नया आइडिया सामने रखा, उचित प्रतिबंध, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका सीधा सा मतलब यह था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं हो सकती। देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ लगाम लगाई जा सकती है। इसके बाद दूसरा बड़ा कदम था सामाजिक न्याय की तरफ। संविधान में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 15(4). अब ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसने सरकार को ऑफिशियली ये ताकत दे दी कि वो पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के लिए स्पेशल कानून बना सकती है, जैसे कि आरक्षण। इससे पहले ऐसी कोशिशों को समानता के अधिकार के खिलाफ बताकर रोक दिया जाता था। और फिर आया तीसरा और शायद उस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, जमीन का। सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा था जमींदारी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन बार बार कोर्ट बीच में आ रही थी, कहती थी कि यह तो संपत्ति का अधिकार छीनना है। तो सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला। 2 नए आर्टिकल लाए गए, 31A और 31B, जिनका एक ही काम था, इन भूमि सुधार कानूनों को अदालती पचड़ों से बचाना। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था, क्या ये बदलाव काफी थे? क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे इन सुधारों पर भविष्य में कोई उंगली ही न उठा सके? सरकार को कोई टेम्परेरी नहीं, बल्कि एक परमानेंट, एक फूल प्रूफ सोल्यूशन चाहिए था। और इसी सवाल के जवाब में सामने आई एक ऐसी चीज जो भारतीय संविधान में पहले कभी नहीं थी। इस संशोधन का सबसे, कह सकते हैं, सबसे ताकतवर और सबसे विवादित हिस्सा, 9वीं अनुसूची। ये एक बिल्कुल ही अनोखा हथियार था। इसे आप एक तरह की कानूनी ढाल समझिए, या एक ऐसी मजबूत तिजोरी कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाकर इसमें डाल दिया तो फिर अदालतें भी उस पर सवाल नहीं उठा सकती थीं। वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से ही बाहर हो जाता था। तो ये काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। स्टेप 1, संसद ने एक कानून पास किया। स्टेप 2, उस कानून को उठाकर 9वीं अनुसूची की लिस्ट में डाल दिया। और स्टेप 3, बस हो गया काम। अब वो कानून अदालती जांच पड़ताल से इम्यून हो गया। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कानून मौलिक अधिकारों को छीन रहा है। और ये कोई खाली थ्योरी नहीं थी, इसे फौरन इस्तेमाल में लाया गया। जानते हैं कितने कानून डाले गए इसमें शुरुआत में? पूरे 13 कानून। और ये सारे के सारे जमींदारी खत्म करने वाले कानून थे, जिन्हें इस सुरक्षा कवच के अंदर रख दिया गया। तो कुल मिलाकर इस पहले संशोधन ने भारत के संवैधानिक सफर पे एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और इसने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है, स्वतंत्रता और सुधार के बीच संतुलन बनाने की बहस। देखिए, इस पूरे मामले के दिल में एक बुनियादी टकराव था। एक तरफ एक नागरिक के मौलिक अधिकार, जिसकी गारंटी खुद संविधान देता है,
और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी कि वो पूरे समाज की भलाई के लिए बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार करे। पहला संशोधन असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात, इसने सरकार को यानी स्टेट को और ज्यादा मजबूत बनाया। दूसरी, इसने कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित सीमाओं का कॉन्सेप्ट लागू किया। तीसरी, इसने भूमि सुधार और आरक्षण जैसे बहुत बड़े रिफॉर्म्स के लिए दरवाजे खोल दिए। और चौथी, इसने संवैधानिक संतुलन को लेकर एक ऐसी बहस शुरू की जो आज तक खत्म नहीं हुई है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश किसी एक इंसान के अधिकारों और करोड़ों लोगों की तरक्की के बीच वो सही संतुलन कैसे ढूंढे? पहला संशोधन उस सवाल का एक जवाब था, अपने समय का जवाब। पर यह सवाल ये आज भी उतना ही जिंदा है, उतना ही जरूरी है।